हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम करने जा रहे हैं जेनेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेंडल्स लॉ। अगर आपको जेनेटिक्स अच्छे से समझनी है तो आपको सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग जहां से हुई यानी कि मेंडल्स लॉ को स्टडी करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेंडल्स लॉ, जब भी कोई लॉ बनाया जाता है या लॉ कोई प्रतिपादित करता है तो उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं, अपवाद होते हैं उसके। उन एक्सेप्शंस को भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। मेंडल्स के लॉ के एक्सेप्शंस होंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इसके अलावा हम टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस को कवर करेंगे इस लेक्चर में। लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। ये जो सामने आपको इमेज दिख रही है, ये इमेज है ग्रेगर जॉन मेंडल की। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के एक चर्च में पादरी थे और वहीं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेगर जॉन मेंडल डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, इजी है बट आपको पता होना चाहिए। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किस पर किए थे, ये भी आपके एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है कि इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो किस प्लांट पर कंडक्ट किए थे और क्यों। इन्होंने अपने जो जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो पाइसम सटाइवम जिसका कॉमन नेम है स्वीट पी यानी मटर, पर अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। क्योंकि मटर के प्लांट की लाइफ कम होती है, एक साल के अंदर आप कई जनरेशंस पे स्टडी कर सकते हो उसकी। और प्लांट के कंपैरिजन में प्लांट का साइज छोटा होता है बट इसके फ्लावर का साइज कंपैरेटिवली काफी बड़ा होता है और ये फ्लावर बंद होता है और कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। तो इमैस्कुलेशन के थ्रू इसमें जब हम स्टेमन्स को निकाल देते हैं तो हमें क्रॉसिंग कराने में, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है और एक्सपेरिमेंट्स हमारे इजिली कंडक्ट हो जाते हैं। इसीलिए इन्होंने स्वीट पी या मटर के प्लांट को सिलेक्ट किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। अब इनके एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से थे, इन्होंने 3 लॉज दिए। उसमें से फर्स्ट लॉ था मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, इसको हम सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे हम इसको एक क्रॉस बनाकर समझा देते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे। हम यहाँ पे 2 प्लांट्स लेंगे। एक प्लांट लेंगे जो टाल है, लंबा है, ठीक है, इसके हम जो जीन है उसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। और दूसरा प्लांट लेंगे डॉर्फ जो कि बौना है या छोटे साइज का है और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसके जीन्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल टी से। अब इसमें जब गैमीट्स फॉर्म होंगे तो मियोसिस की प्रोसेस होगी। गैमेटोजेनेसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, मियोसिस की प्रोसेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, यानी कि ये एक गैमीट के पास और ये दूसरे गैमीट के पास चला जाएगा। तो एक गैमीट ये बनेगा आपका, दूसरा गैमीट ये बनेगा, ठीक है। इसी तरह से डॉर्फ प्लांट की भी अगर बात करें तो इसमें भी जो गैमीट्स बनेंगे उसमें एक में स्मॉल टी और दूसरे में भी स्मॉल टी जाएगा, ठीक है। इस तरह से गैमेटोजेनेसिस के टाइम ये जीन अपने अपने एलील्स इनके अलग हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या कराएंगे हम, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराएंगे। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा तो किस तरह से होगा, ये मान लिया हमने ये मेल फ्लावर है, सॉरी ये फीमेल फ्लावर है और ये एक मेल फ्लावर है, ठीक है। इसके हमने स्टेमन लिए हैं और इससे हमने ओवम या ओव्यूल लिया है, ठीक है। अब इसका हम क्रॉस कराते हैं। कैपिटल टी विल क्रॉस विद द स्मॉल टी। तो ये जनरेशन में ये कैसा बनेगा, ये इस तरह का प्लांट बनेगा। इस तरह से 4 टाइप के क्रॉस होंगे और चारों में एक ही टाइप के प्रोजेनी मिलेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। देखिए, ठीक है, इस तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेंगे और इनका जो दिखने वाला कैरेक्टर होगा, जो ये प्लांट बनेंगे बड़े होकर, ये सारे के सारे टॉल प्लांट बनेंगे, ठीक है। कोई भी डॉर्फ प्लांट नहीं बनेगा। तो अगर देखा जाए तो इसमें एक जो एलील है वो टॉल प्लांट का है और दूसरा एलील डॉर्फ प्लांट का है, बट टॉल प्लांट वाला एलील डोमिनेंट है, दिख रहा है, और जो दूसरा एलील था वो दब गया है, सप्रेस हो गया है, यानी वो रेसेसिव है, ठीक है। ये क्रॉस क्लियर है आपको, यही यहाँ डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट किया गया है। टॉल प्लांट का क्रॉस हमने डॉर्फ प्लांट से कराया है, ये पेरेंट जनरेशन है। और जो F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो बनी आपकी, उसमें सभी प्लांट्स आपके टॉल बने, जबकि इनका जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है। यानी कि जो जीनोटाइप है वो सेम नहीं है, एक टॉल प्लांट का है और दूसरा डॉर्फ प्लांट का एलील है।
क्लियर? अब एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं। इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स यानी हाइब्रिड जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में आपके बने, वेयर बोथ द कंट्रास्टिंग एलील्स यानी कि एक टॉल का और दूसरा डॉर्फ का कंट्रास्टिंग एलील्स आर प्रेजेंट, ओनली वन फैक्टर इज एबल टू एक्सप्रेस। एक ही फैक्टर वहां पे यानी एक ही एलील रिप्रेजेंट हुआ, एक्सप्रेस हुआ, जिसने अपने कैरेक्टर को शो किया, वो था टॉल वाला, एंड इट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट। ठीक है, इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक एलील अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है और उस एलील को हम डोमिनेंट बोलते हैं, while the other which remains suppressed is called recessive एलील। क्लियर? अब इसके जो एक्सेप्शंस हैं वो देखते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि पूरी तरह से जो एलील है वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स इन फर्स्ट फीलियल जनरेशन इंडिविजुअल्स यानी कि जो हाइब्रिड बन रहे हैं इज इंटरमीडिएट, यानी कैरेक्टर कैसा होगा, ना ही डोमिनेंट वाले का शो होगा ना रेसेसिव का, उन दोनों के बीच का कैरेक्टर शो होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑफ द फैक्टर्स एज फाउंड इन होमोजाइगस स्टेट। तो एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है मिराबिलिस जलापा, दूसरा है एंडालुसियन फाउल। मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा की ये पेरेंट जनरेशन है जिसमें ये डार्क पिंक कलर का फ्लावर है और दूसरा व्हाइट कलर का फ्लावर है। इनके जो जीनोटाइप से एलील्स बने, ये डार्क पिंक का एक एलील, ये दूसरा एलील डार्क पिंक का, ये व्हाइट का फर्स्ट एलील, ये व्हाइट का सेकंड एलील। इनका जब क्रॉस कराया गया तो जो फ्लावर बने वो फ्लावर कैसे बने, पिंक, लाइट पिंक कलर के बने। ठीक है, जैसे डार्क पिंक और व्हाइट मिक्स करके कैसा कलर बनता है आपका, लाइट पिंक कलर बनता है, वैसे ही मिराबिलिस जलापा के फर्स्ट फीलियल जनरेशन में लाइट पिंक कलर के फ्लावर बने। इसी को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं क्योंकि ना व्हाइट डोमिनेंट हुआ ना ही डार्क पिंक डोमिनेंट हुआ। इसका दूसरा एग्जांपल एंडालुसियन फाउल है। एंडालुसियन फाउल ब्लैक कलर का चिकन है और दूसरा व्हाइट कलर का चिकन है। अब इन दोनों के क्रॉस से या मेटिंग से जो फर्स्ट जनरेशन आएगी वो फर्स्ट जनरेशन वाला चिकन किस कलर का बनेगा, ब्लू कलर का बन रहा है। ठीक है, ब्लू कलर का। अगर हम इसको और डिटेल में देखते हैं तो एक्चुअली इस पर ब्लैक एंड व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स होती हैं जिसकी वजह से ये ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है, यहाँ पे हमें सेकेंड फीलियल जनरेशन को नहीं देखना है, वो हम नेक्स्ट वाले लॉ के साथ देखेंगे। सेकेंड एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस। ठीक है, पहला एक्सेप्शन था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकेंड एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है, कोडोमिनेंस में दोनों ही कैरेक्टर शो हो जाते हैं। प्रोजेनी के ऊपर, ऑफस्प्रिंग के ऊपर, जो बेबीज हुए हैं उनके ऊपर दोनों ही कैरेक्टर इक्वली शो होंगे। ऐसा कैसे होता है, आपने देखा होगा गाय, काऊ। ठीक है, काऊ में क्या होता है, अगर उसका फादर ब्लैक कलर का है और मदर व्हाइट कलर की थी और उन दोनों के क्रॉस से बना तो वो चितकबरा जिसपे व्हाइट कलर की स्किन पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं, ऐसा जो उसका बेबी बनता है वो हो जाता है। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि दोनों ही जो कलर थे वो डोमिनेंट थे। देखो डेफिनेशन, कोडोमिनेंस इज द टाइप ऑफ डोमिनेंस where the offspring shows similarity to both the parents। ठीक है, दोनों ही पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, and it is due to the blending of alleles। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एलील डोमिनेंट या रेसेसिव नहीं होता है, दोनों ही डोमिनेंट फिनोटाइप में दिखते हैं। क्लियर? ये देखिए, ये मान लिया हमने बुल रेड कलर का है और काउ व्हाइट कलर की है और दोनों के क्रॉस से जो उनका ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो कैसा है, रोन कलर का है यानी चितकबरा है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल इसका हम ह्यूमन ब्लड ग्रुप को ले सकते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप डोमिनेंस और कोडोमिनेंस दोनों ही शो करता है। ठीक है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में 3 तरह के एंटीजन्स होते हैं, ए एंटीजन, बी एंटीजन एंड ओ एंटीजन। ठीक है, ए बी एंड ओ को हम नॉट भी बोलते हैं, यानी कोई भी एंटीजन जब प्रेजेंट नहीं होता है तो उसे हम ओ बोलते हैं। ठीक है, ए एंटीजन भी डोमिनेंट है, बी एंटीजन भी डोमिनेंट है। जब कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तब ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा, ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एंटीजन ए और एंटीजन ए दोनों ही जगह एंटीजन ए प्रेजेंट है, दोनों ही एलील्स कौन से हैं, ए एंटीजन वाले हैं, तो ब्लड ग्रुप कैसा बन गया, ए।
और अगर एक एंटीजन ए है और दूसरा एंटीजन बी है तो दोनों ही डोमिनेंट है, ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा उस केस में। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस भी फॉलो करता है। अगर यहाँ पर एक एलील पर एंटीजन ए है, एक एलील एंटीजन ए वाला है और दूसरा एलील पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप बनेगा ए। तो ये जो नॉट वाला है या इसको हम ओ भी बोलते हैं, ये रेसेसिव हो जाएगा और ए डोमिनेंट हो जाएगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करता है, बट एज वेल एज इट ऑल्सो शोज को डोमिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। अभी तक हम क्या देख रहे थे, जब F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन बन रही थी जो कि हेट्रोजाइगस थी या दो डिफरेंट एलील्स एक साथ थे, तो पूरी जनरेशन एक साथ रहेंगे। फर्स्ट फीलियल जनरेशन में वो दोनों एलील्स एक साथ रहेंगे। उसके बाद जब उसमें गैमेटोजेनेसिस होगी तभी वो मियोसिस की प्रोसेस से सेपरेट होंगे। सेपरेट होने के बाद जब वो F2 जनरेशन में जाएंगे तो वो अपना कैरेक्टर एज इट इज शो करेंगे, उसमें किसी भी तरह की ब्लेंडिंग या मिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि दो एलील एक साथ लंबे टाइम तक रहे हैं लेकिन फिर भी दोनों पर एक दूसरे का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। दिस इज प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ठीक है, प्योरिटी वो अपनी मेंटेन रखते हैं और यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, क्योंकि वो दोनों एलील्स अलग अलग हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। डेफिनेशन देखो, During the formation of gametes यानी gametogenesis, each gene separates from each other so that each gamete carries only one allele for each gene। ठीक है, हर एक जीन के लिए एक एलील नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। Both the allele are expressed in the F2 generation without any blending। This is most important। ठीक है, यही इस लॉ की ब्यूटी है। ठीक है, कि किसी भी तरह की कोई ब्लेंडिंग नहीं होती इतने टाइम साथ रहने के बाद भी। ठीक है, आप अपने दोस्त के साथ रहते हो, आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट और उसके ऊपर आपका इम्पैक्ट पड़ता है, पड़ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे ये दोनों एलील्स एक साथ एक ही सेल के अंदर थे लेकिन फिर भी कोई इम्पैक्ट दोनों पे नहीं पड़ा। दिस इज प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, उन्होंने अपनी प्योरिटी मेंटेन रखी। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल इसको देखते हैं। जो इधर स्ट्रक्चर में आपका डायग्राम में आपका बना हुआ है, इसी को हम एक बार करके देखते हैं। टॉल प्लांट लिया जिसमें टी और टी कैपिटल टी होंगे, वैसा ही क्रॉस होगा जैसा अभी हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में किया था। सॉरी, यहाँ पे डॉर्फ प्लांट लेंगे। डॉर्फ प्लांट में स्मॉल टी एंड स्मॉल टी दो जीन होंगे। इनके जब गैमेटोजेनेसिस होगी तो स्मॉल टी के दो एलील्स बन जाएंगे और उसमें जब गैमेटोजेनेसिस होगी तो इनके एलील्स अलग हो जाएंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद जो F1 जनरेशन बनेगी उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी हाइब्रिड कंडीशन बनेगी और प्लांट कैसा बनेगा, टॉल बनेगा। यहां तक आप लोगों को सभी को क्लियर है। इसके बाद हम क्या कराएंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे। सेल्फ फर्टिलाइजेशन किसमें किसमें, जो ये प्लांट हमारा बना F1 जनरेशन में जो प्लांट बना उसी में हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैसे, क्योंकि हमें पता है पाइसम सटाइवन या स्वीट पी कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो हम इमेस्कुलेशन की प्रोसेस नहीं करेंगे और सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। कैपिटल टी और स्मॉल टी दो एलील इसमें बनेंगे, जैसा कि यहाँ पे इधर साइड डायग्राम में आपका करके दिखाया गया है वैसा ही हम यहाँ बना ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसका फर्टिलाइजेशन इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी के साथ होगा तो ये ऑफ स्प्रिंग बनेगा। इस कैपिटल टी का फर्टिलाइजेशन इस स्मॉल टी के साथ होगा तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये ऑफ स्प्रिंग बनेगा। इसी तरह से क्रॉस कराएंगे। अब ये कैपिटल टी एंड ये वाला स्मॉल टी, ठीक है, ये यहाँ आ जाएंगे। अब ये वाला स्मॉल टी और इस स्मॉल टी का फर्टिलाइजेशन होगा, ये ऑफ स्प्रिंग बनेगा। अगर अब यहाँ पे हम रेशियो देखेंगे, इसका रेशियो भी इंपॉर्टेंट है। F2 जनरेशन में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में रेशियो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से समझो। यहाँ पे फिनोटाइप क्या होता है, दिखने वाला कैरेक्टर, और जीनोटाइप क्या होता है, जो उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो फिनोटाइप दिखने में कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस प्लांट जो होता है वो दिखने में टॉल होगा, यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करेगा। तो कैपिटल टी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है, और कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ भी टॉल है, और कैपिटल स्मॉल टी शॉर्ट है, डॉर्फ है।
तो 3 प्लांट आपके टॉल और 1 डॉर्फ है, तो फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा 3:1, ठीक है, 3:1, 3:1 में होगा फिनोटाइप। जीनोटाइप की अगर बात करें तो एक होमोजाइगस टॉल है, 2 हेट्रोजाइगस टॉल है और 1 होमोजाइगस स्मॉल है। देख लो, ये इस साइड बता रही हूं, ये डायग्राम में देखो, होमोजाइगस टॉल 1 हो गया, हेट्रोजाइगस टॉल 2 है, तो 1:2 हो गया, होमोजाइगस डॉर्फ 1 है, 1:2:1। क्लियर। अब हम नेक्स्ट लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहाँ होता है, मियोसिस के टाइम जो मेटाफेजिक प्लेट पर लगने का सीक्वेंस होता है जीन्स के, वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, उसे कोई भी फैक्टर कंट्रोल नहीं करता है। ये हमने मान लिया ये मेटाफेजिक प्लेट है, इस पर एक जीन इस साइड लग रहा है, ये इंडिपेंडेंटली लगेगा, मदर के साइड से आया हो या फादर के साइड से आया हो, डजंट मैटर, इनका जो लगने का सीक्वेंस होगा वो किसी भी फैक्टर से इंडिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर ये मान लिया मैंने मदर के साइड से आया हुआ जीन यहाँ लग गया, तो दूसरा मदर के साइड से आया हुआ जीन यहाँ भी लग सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही साइड मदर वाले और एक साइड फादर वाले लगेंगे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली लगते हैं, बिल्कुल भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, अपने आप कहीं भी लग जाएंगे सीक्वेंस में, ठीक है। तो दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डाइहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड बेटा वो होता है जिसमें हम 2 कैरेक्टर्स को एक साथ लेकर के क्रॉस कराते हैं। अभी तक हम जो क्रॉस करा रहे थे वो हम एक ही कैरेक्टर ले रहे थे, या सिर्फ कलर देख रहे थे, या फिर सिर्फ हम टॉल या डॉर्फ देख रहे थे, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 कैरेक्टर को या 3 कैरेक्टर को एक साथ देखेंगे, तभी हम इस लॉ को एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 2 फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर्स सॉर्ट और सेपरेट independent of factor of other characters, ठीक है, of the time of gametogenesis। meiosis की प्रोसेस कब होती है, जब gametogenesis होती है, तो gametogenesis के टाइम पर ये randomly arranged होते हैं and get randomly arranged on metaphagic plate in the offspring, ठीक है, क्लियर। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्रॉस बनता है, तो ये यहाँ पे ये क्रॉस बना हुआ है, इसको देखो, डाइहाइब्रिड क्रॉस है, 2 कैरेक्टर्स को लेकर के हमने ये क्रॉस बनाया है। यहाँ पे क्या है, येलो एंड राउंड। स्वीट पी पे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो किस पर थे, स्वीट पी पे। तो स्वीट पी के अंदर जो मटर का दाना होता है उसमें हमने 2 कैरेक्टर लिए हैं, कौन कौन से, पहला कि स्वीट पी का जो कलर है, पी का जो कलर है वो कैसा है, येलो है, एंड जो दाना है उसका वो कैसा है, राउंड है, बिल्कुल गोल है। और दूसरे कैरेक्टर वाला कौन सा सीड लिया है हमने, ग्रीन एंड रिंकल्ड, झुर्रीदार, ठीक है। ये 2 हमने कैरेक्टर लिए। जब हमने फर्स्ट क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन मिली। F1 जनरेशन का जो कैरेक्टर था, फिनोटाइप था, वो कैसा था, येलो एंड राउंड था, बट उसका जो जीनोटाइप था वो हेट्रोजाइगस था। अब उसमें सारे टाइप के एलील्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो अब उन एलील्स के जब गैमीट्स बनेंगे, तो गैमीट्स में कई टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं। ये वाई इस आर के साथ, यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ में जा सकता है, तो एक गैमीट ये बन सकता है। दूसरा गैमीट स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, कोई किसी के साथ भी लग सकता है। तो हम यहाँ पे 2 कैरेक्टर देख रहे हैं, तो उन 2 कैरेक्टर से कितने पॉसिबल गैमीट्स बन सकते हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ताकि हम F2 जनरेशन में क्लियर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा पाए, ठीक है। अब ये कैपिटल वाई जो है स्मॉल आर के साथ भी जा सकता था, और स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ भी जा सकता था। ये 4 टाइप के गैमीट्स यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। अगर कोई और फॉर्म हो सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक बताओ। और अगर अभी तक का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। तो चलो सेकेंड जनरेशन के लिए, सेकेंड फीलियल जनरेशन के लिए हम इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं। ये 4 टाइप के गैमीट्स मिल गए हमें, तो 4 टाइप के गैमीट्स फीमेल और मेल दोनों के पास होंगे। तो एक साइड हम एक
फीमेल पार्टनर ले लेते हैं, पेरेंट ले लेते हैं, और दूसरे साइड एक मेल पार्टनर के गैमेट्स ले लेते हैं। ठीक है, गैमेट्स हमने सेम सीक्वेंस में लिख लिए, इधर भी उसी सीक्वेंस में लिख लिए। अब इनका फर्टिलाइजेशन कराएंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर मिलकर कैसा बना रहे हैं, येलो एंड राउंड सीड बना रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से ये पूरा क्रॉस कराएंगे। यहाँ पे मैं पूरा क्रॉस नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि वो सारा क्लियर है, आपको दिख रहा है कि इसका क्रॉस हम यहाँ कराएंगे। ठीक है, इस तरह से पूरा क्रॉस कंप्लीट किया जाएगा। और फाइनली जो हमें मिलेंगे, यहाँ पे वाई कैरेक्टर अगर किसी में भी कैपिटल वाई जा रहा है तो वो सीड येलो बनेगा, क्योंकि जो येलो कलर है वो कैरेक्टर डोमिनेंट है और राउंड का कैरेक्टर डोमिनेंट है। अगर कैपिटल आर या कैपिटल वाई में से कोई भी जाएगा तो आपका येलो एंड राउंड सीड बनेगा। स्मॉल वाई, अगर दोनों ही स्मॉल वाई होंगे तो उस केस में कैसा सीड बनेगा, ग्रीन, और दोनों ही स्मॉल आर होंगे तो रिंकल्ड होगा। क्लियर? तो देख लो, 4 ही सीड ऐसे यहाँ पे हैं, क्लियरली विजिबल है यहाँ पर। स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर है तो कैसा होगा, ग्रीन एंड राउंड। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल वाई बट एक कैपिटल आर है तो ग्रीन एंड राउंड। यहाँ पर भी एक कैपिटल आर है, इसके अलावा ग्रीन एंड राउंड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 सीड ऐसे हैं, ये देखो इस तरह से ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे। देखो ये देखो कितने बड़े बड़े 3 ट्रायंगल बन गए। एक और ट्रायंगल बना लेते हैं, ये देखो, काउंट करने की जरूरत ही नहीं, 3 ट्रायंगल बन जाते हैं हमारे। इसमें बन गए 3 ट्रायंगल कंप्लीट। ये 9:3:3:1 का रेशियो बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई तो है बट दोनों ही आर स्मॉल है तो येलो एंड रिंकल्ड सीड बनता है। इन दोनों में भी कैपिटल वाई एक है बट दोनों ही स्मॉल आर है तो येलो एंड रिंकल्ड सीड बनेगा। और सबसे लास्ट वाला, इसमें सारे ही स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर है तो ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड बनेगा। तो F2 जनरेशन में फिनोटाइप में सिर्फ एक है जो ग्रीन एंड रिंकल्ड है, बाकी 9 येलो एंड राउंड है, 3 राउंड एंड ग्रीन है, 3 रिंकल्ड एंड येलो है। ठीक है, क्लियर हो गया, रेशियो आपको क्लियर हो गया। 9:3:3:1 का रेशियो बनता है F2 जनरेशन में। ये भी रेशियो इंपॉर्टेंट है, रेशियो आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट में हम बैक क्रॉस देखेंगे। बैक क्रॉस क्या होता है, जब बहुत सिंपल है, जब फर्स्ट फीलियल जनरेशन का क्रॉस हम किसी भी अपने पेरेंट से कराते हैं, डोमिनेंट हो या रिसेसिव, कोई भी पेरेंट हो सकता है जिसके साथ हम बैक क्रॉस कराते हैं। ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराते हैं। क्लियर? तो सिंपल है, ये क्यों करते हैं, इसका क्या एडवांटेज है। होमोजाइगस प्लांट्स बनाने के लिए ये क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, सेकेंड है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कब किसे बोलते हैं, जब फर्स्ट फीलियल जनरेशन के प्लांट का क्रॉस सिर्फ और सिर्फ हम रेसेसिव प्लांट से कराते हैं। बैक क्रॉस में क्या था, हम किसी भी पेरेंट से करा सकते थे, वो डोमिनेंट हो या रेसेसिव, बट टेस्ट क्रॉस में ये मैंडेटरी है कि वो पेरेंट जो है वो रेसेसिव पेरेंट होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन का क्रॉस हम सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव पेरेंट के साथ ही कराते हैं। और इस टेस्ट से हमें क्या फायदा होता है, हेट्रोजाइगोसिटी एंड होमोजाइगोसिटी ऑर्गेनिज्म की टेस्ट हो जाती है। क्लियर? बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस में डिफरेंस आता है या कभी कभी डेफिनेशन आती है आपके एग्जाम में, तो ये डेफिनेशन भी है और डिफरेंस भी आपको पता चल गया। बैक क्रॉस में हम किसी भी पेरेंट से करा सकते हैं क्रॉसिंग, और टेस्ट क्रॉस में क्रॉस हम सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं हम लोग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।